सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को जोहार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द सिटीजन चार्टर, वन ऑफ द टॉपिक गिवन अंडर द गुड गवर्नेंस टॉपिक, दैट इज द सिटीजन चार्टर। अभी तक हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन की बातें करी। नाउ दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स, द क्लास के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे कि दैट आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जब भी आप सिटीजन्स चार्टर की बात करें तो सिटीजन्स चार्टर को किस तरह से तैयार करें, व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज सिटीजन्स चार्टर। तो टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज द सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर के बारे में किसी को आइडिया है? और ये सिटीजन चार्टर होता क्या है? जैसे आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर किसी बैंक में जाते हैं, सो देयर विल सी कि एक बोर्ड रहता है जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उस तरह का जो टैब जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, हर एक इंस्टीट्यूशंस में एक बोर्ड होता है। वो हालांकि अलग बात है कि उस बोर्ड को ऐसे कॉर्नर में रखा जाता है कि आपको दिखता नहीं है, आपको इस लैंग्वेज में लिखा जाता है कि आपको समझ में नहीं आती है। बट सिटीजन चार्टर इज ऑल अबाउट व्हाट? द प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द सर्विसेज। सो कुछ चीज़ें जो सिटीजन चार्टर में जाननी है कि ये सिटीजन चार्टर है क्या। Now what is the citizen charter? The citizen charter is all about to increase the quantity and quality of the services to the citizens. That is the citizen charter का objective क्या है ना, कि that लिखा हुआ रहता है ना कि how could I help you। इसका मतलब क्या है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। So citizen charter is an initiative and it is an initiative. Citizens Charter is an initiative to increase the quantity and quality of service, quantity and quality of service delivery, right? तो ये है बेसिकली सिटीजन्स चार्टर। तो गुड गवर्नेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज ऑल अबाउट ए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच टू इंश्योर द इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी और टारगेट सर्विस डिलीवरी। मैंने फोकस ऑफ द गवर्नेंस इज दैट कि देयर शैल बी ए कंसेंसस अप्रोच, देयर शैल बी ए इंक्लूसिव अप्रोच, that how the goods and services are effectively delivered or effectively provided to the citizen or to the consumer. यही है good governance. Now for that particular purpose number of initiatives were taken, जिसका एक component क्या है? RTI Act है, Right to Education Act है, there is another thing Right to Public Service Act है। तो number of initiatives were taken from the time to time and one such initiative was the Citizens Charter। तो Citizens Charter समझ में आया कि ये ब्रॉडर एम्बिट ऑफ गुड गवर्नेंस ही है ना, ब्रॉडर एम्बिट ऑफ गवर्नेंस ही है कि सिटीजन चार्टर का ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस को अचीव करना है। सो व्हाट इज द सिटीजन चार्टर? इट इज एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिलीवरी, है ना। तो ये किस तरह से इसकी ओरिजिन होती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, दोनों ही एस्पेक्ट को इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बोथ द कॉन्टेक्स्ट, है ना, हाउ दिस सिटीजन चार्टर आइडिया हैज बीन इवॉल्व्ड। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि किस तरह से सर्विस डिलीवरी को बढ़ाना है, इफेक्टिव बनाना है, दिस इज द वन ऑब्जेक्टिव। नाउ ये जो सिटीजन चार्टर के दोनों कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं हम कि दैट in the international domain, in the international domain
how this citizens charter initiative has been evolved or Indian context and Indian context. तो दोनों ही जगह देखेंगे एंड देन वी वुड बी इन ए पोजिशन कि एक इवेल्युएशन कर पाएँ कि दैट इज इट वॉज ए गुड इनिशिएटिव, it was an effective initiative, or what the gray areas are there and what should be need to be done so that it could be made more effective, है ना, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली. सो लेट अस डिबेट एंड डिवाइड द डिस्कशन इनटू द टू पार्ट, और ये हमारा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी स्ट्रेंथन करेगा एंड सो दैट यू वुड बी इन ए पोजिशन कि हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? दैट इज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सिटीजन चार्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी बातें करें तो हम देखते हैं कि दैट इट वाज रीसेंट इन ओरिजिन. इट वाज द रीसेंट इन ओरिजिन. रीसेंट इन ओरिजिन. तो रीसेंट इन ओरिजिन का क्या मतलब हुआ कि दैट ना सिटीजन चार्टर की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज एन स्कीम टू इंक्रीज द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उस कॉन्टेक्स्ट में हुई. सो इट वाज 1994, है ना, दैट इट वाज इन द 1994 the UK take up initiative, United Kingdom take up the initiative. Take up the initiative. किस डायरेक्शन में? टू इंक्रीज द पब्लिक सर्विस डिलीवरी. सो इट वाज द यूनाइटेड किंगडम जब सबसे पहले यू कैन कॉल द सिटीजन चार्टर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है. इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके. सो 94 initiative was taken and UK take up the initiative to increase what? Now public service delivery. To public service delivery. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि दैट व्हाई द पब्लिक सर्विस डिलीवरी? बिकॉज यू वेल नो कि दैट 1980s एंड 90 दिस वाज द टाइम किसके लिए था? द एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म, माने ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया, दैट टुवर्ड्स द 1980s एंड 90s. 80s and 90s, what is the time? It is the time of what? The globalization. ठीक है. So in the atmosphere of globalization, in the wave of globalization, क्या important होते चला गया? Consumerism. Okay, the consumers getting supreme master. They are getting the more and more, that is called addressee to the service delivery. So consumerism gave rise to the concept of the effective public service delivery. So in this backdrop, UK come out with an initiative that is the Citizen Charter. समझ में आया? Then gradually 1997 onwards, number of other countries like US, like Belgium, France, लगभग बाद में सभी कंट्री के पास क्या हुआ? द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव लिया गया, है ना. और अदर यूरोपियन कंट्रीज टेक अप द इनिशिएटिव. समझ में आया? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सिंपल है कि दैट स्टोरी बिगिन अराउंड द 1994 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूके in order to increase the effective service delivery, that is this initiative was taken. And then after the 97, number of the European countries also come out with the citizen charter initiative. धीरे धीरे आज के टाइम में more than that is called, you can call as a fact कि आज की यदि हम लोग बातें करें तो there are number of departments, you can call more than thousands of departments जहाँ पर citizen charter initiative लिया जा चुका है. So today we have more than thousands of departments. Today we have more than thousands of departments who had taken these citizen charter initiatives. Who have taken
the citizens charter initiatives. आए समझ में? अब रही बात कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, या फिर ये सिटीजन चार्टर होता क्या है, ये सिटीजन चार्टर में किस तरह से जो आपके सर्विसेज हैं उसके डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की बात होती है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ द सिटीजन चार्टर इज इफेक्टिव, वी शुड learn about the what are the principles under which the citizens charters are based. तो जो citizens charter बनता है उसके कुछ principles होते हैं. तो let's learn the second aspect of the topic, that principles on which citizens charters are based, है ना. द प्रिंसिपल्स ऑन विच द सिटीजन्स चार्टर्स आर बेस्ड. तो कोई बता सकता है कि जो सिटीजन्स चार्टर है वो किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? सिटीजन चार्टर देखते हो ना, जैसे रेलवे के बोर्ड के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है ना कि क्या प्रोवाइड करते हैं, है ना, व्हाट सर्विसेज वी ऑफर. गो टू द बैंक जाओगे तो ध्यान से देखना होगा, लेकिन उस तरह के लैंग्वेजेज में इतने हाई फाई इंग्लिश लिखी हुई रहती है. या फिर सिटीजन चार्टर का एक लूफोल्स है, उसको क्या बोलते हैं ना, मैनेजर्स चार्टर. एकदम एक कॉर्नर में पड़ा हुआ रहेगा, दिखेगा ही नहीं. सो सिटीजन चार्टर बिकम इनइफेक्टिव टूल, है ना. लेकिन वो लिमिटेशंस की बातें करेंगे. लेकिन पहले ये तो समझते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द सिटीजन चार्टर्स आर बेस्ड. गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इसको प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रखें. दैट इज द प्रिंसिपल्स आर TCS PCS, है ना, TCS एंड PCS. तो सिटीजन्स चार्टर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दैट इज TCS एंड PCS. इसमें से जो लेटर्स हैं उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं. लाइक द T रेफर्स टू ट्रांसपेरेंसी. T क्या मतलब होता है? द T रेफर्स टू द ट्रांसपेरेंसी, राइट. ट्रांसपेरेंसी का मतलब द सिटीजन चार्टर शुड बी डिजाइंड इन सच ए वे कि वो ओपननेस को प्रमोट करे, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे, है ना. जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह DBT इनिशिएटिव्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ई-गवर्नेंस टूल शुड बी एम्प्लॉयड. तो ये किस चीज को प्रमोट करता है ना, ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहा है तो ध्यान जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस. सो इसका मतलब है दिस सिटीजन चार्टर इज एम्ड फॉर गुड गवर्नेंस. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सेकंड प्रिंसिपल की बातें करेंगे. द सेकंड प्रिंसिपल इज C. सो C refers to choice. C से क्या मतलब है? दैट इज कॉल्ड choice and consultation. C refers to choice and the consultation. Choice and consultation. मुझे बताओ कि गुड गवर्नेंस किस चीज को प्रमोट करता है? दैट इज मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच कि यूनि स्टेक होल्डर अप्रोच, कम पार्टिसिपेशन और आइसोलेशन, पार्टिसिपेशन, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच. सो गुड गवर्नेंस जो बातें करेगा कि दैट ये जो सिटीजन चार्टर है वो किस तरीके से बनना चाहिए. क्या सिर्फ मैनेजर अपने मन से जो बने उसको डिजाइन करके बनाते, या फिर एक पार्टिसिपेशन, एक लोगों के कंसेंसस से बनना चाहिए. सो दैट इज द पॉइंट कि सिटीजन चार्टर शुड बी मेड दैट कीपिंग द चॉइसेस इन पीपल एंड एक कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू, लोकल पार्टिसिपेशन के थ्रू, लोकल नीड्स के थ्रू, अदर स्टेक होल्डर्स टू द सोसाइटी है लाइक सिविल सोसाइटी, NGOs, लोकल इंस्टीट्यूशन, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, उनके पार्टिसिपेशन से यदि सिटीजन चार्टर बने तो वो ज़्यादा नीड ओरिएंटेड होगा, जो टारगेट ओरिएंटेड होगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो the second point is the C refers to choice and the consultations. Now if I say that is called S refers to this set the standards. S refers to the set the standard. This is the third principle. Set the standards. Set the standards. What is the meaning? Now
Citizens Charter is an initiative for what? To ensure both quantity and the quality of service. So Citizens Charter सिर्फ ऐसा ना हो कि बस in the name of service कुछ भी provide कर देना. The quality should be ensured. So thereby Citizens Charter should also aim, माने जब आप Citizens Charter बनाएं तो किस चीज़ को ध्यान रखना है? Standards should be followed. The standards should be maintained, है ना? Otherwise how quality can be ensured? Getting my point? So third principle is that the Citizens Charter should be based on the principle of standards. Principle of standards का मतलब it should be based on research and development. It should be based on quality content, right? So it should be based on the quality. It should be based on quality. Now next principle की बात करेंगे, that is called P, है ना? The fourth is what? P. P refers to Public Grievance Redressal System. P refers to PGR system, Public Grievance Redressal System. Public Grievance Redressal System समझ पा रहे हो? जैसे हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, सो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, कि जस्ट फंडामेंटल राइट आपको दे देना, दैट डजंट मीन दैट यू विल बी इंटाइटल्ड टू दैट एक्सरसाइज दैट फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन भी तो फंडामेंटल राइट्स है, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिया जाएगा, एलिनेट हो जाएगा. सो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यदि सर्विसेज नहीं मिला तो आपके ग्रीवांस को कैसे रिड्रेस करेंगे? सो दैट इज वाई द सिटीजन्स चार्टर शुड ऑल्सो include in its the design that a what is called appellate system should be there, public grievance redressal system should be there. If anything wrongs happen, then apology system should come forward. So इस तरह से that you can call कि that इसके अंदर में क्या चीज़ें होनी चाहिए? Appellate. इसके अंदर में और क्या होना चाहिए? That is called you can call the apology should come. If anything went wrong, apology should come. Should come. So public grievance समझ में आया कि if while anything went wrong with respect to the delivery of the services, then the corrective measures should be there. There shall be scientific grievance redressal system should be there. There shall be accountable grievance redressal system should be there. So you can call the corrective measures should be there. Corrective measures should be there. Right? तो ये सारे principles हैं. Now another principle is the PCS. C refers to the courtesy and helpfulness. Another जो C है, this refers to courtesy and helpfulness. Courtesy and helpfulness. क्या मतलब होता है कि that citizen कैसे सर्विस डिलीवरी अच्छा होगा, है ना? जनरली जो पीपल्स होते हैं, द रेसिपिएंट, उनको तो कभी कभी पता ही नहीं होता है ना? सो आउट ऑफ द इग्नोरेंस क्या हो सकता है? दे विल बी नॉट डिमांडिंग. सेकंड थिंग कि कभी कभी जब डिमांड उनको पता चला कि ओके ये चीज़ मिलना है, तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स होने चाहिए वो कर्टियस होने चाहिए. दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे कम फॉरवर्ड इन सच ए वे, हाउ कुड आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, है ना? दीज प्रिंसिपल्स शुड बी देयर. सो किस तरह के प्रिंसिपल में काम करें? द ऑफिशियल्स एंड द स्टाफ्स, ऑफिशियल एंड स्टाफ्स should work on the principle may I help you sir, may I help you sir और मैडम. सो ये सारी चीज़ें होने चाहिए कि दैट courtesy should come, helpfulness means if anything went wrong तो official should come forward in a friendly manner कि उसको effective corrective measures के थ्रू काम करे. तो ये सारे ना सिटीजन्स चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं जिस पे सिटीजन्स चार्टर बनना चाहिए. तो सिटीजन्स चार्टर समझ में आया ना? पहली बात कि सिटीजन्स चार्टर एक इनिशिएटिव है, किस डायरेक्शन में ना? गवर्नेंस के डायरेक्शंस में. एंड दिस इनिशिएटिव गॉट इट्स ओरिजिन इन द यूके टुवर्ड्स द 1994. फिर बाद में धीरे धीरे अदर कंट्रीज में आ गए और अभी मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स
एंड द ऑफिसेज जिन्होंने सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव के थ्रू काम करना शुरू किया। अब रही बात कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्योंकि सिटीजन चार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिलीवरी। सो सिटीजन चार्टर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी हमने बात करी। अब थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे कि इंडिया के जो कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे शुरू होता है। लेट्स टेक द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं तब हम लोग देखते क्या है कि सिटीजन चार्टर की शुरुआत ना कुछ कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप जो 94-93 के आसपास एक्टिव थे उनके ही थ्रू दैट 94 में सिटीजन चार्टर की शुरुआत होती है। दैट इफ यू कम टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट देन इन इंडिया दैट यू कैन राइट कि दैट 1994 some consumer activist take a call for citizens charter। लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लेके आया, इट वाज 1997, राइट। बट दैट 1997 citizens charter was officially taken। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1994 के आसपास ये इनिशिएटिव लिया गया और 1994 के बाद 97 में ऑफिशियली सिटीजन चार्टर की शुरुआत होती है। इनिशियली कुछ डिपार्टमेंट्स में जस्ट लाइक द रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जब सक्सेस हुआ तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में इसको रेप्लिकेट किया गया। अब तुम्हारे लिए जो काम का विषय है कि दैट किस तरह से इस टॉपिक को तैयार करेंगे, तो उसमें आपको ना असेसमेंट या इवैल्यूएशन पार्ट पे जानने की ज़रूरत है कि असेसमेंट या इवैल्यूएशंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं दैट इज़ इवैल्यूएशन और असेसमेंट। इवैल्यूएशन और असेसमेंट, इस पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। तो यदि असेसमेंट और इवैल्यूएशंस की बातें करेंगे तो वी विल टेक अप द स्टडी कंडक्टेड बाय सम ऑफ द यू कैन कॉल द नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, है ना। यहाँ पर कुछ स्टडी देखेंगे कि सिटीजन चार्टर अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, हार्डली 20-25-30 साल हो रहा है। सो अभी इसको कंप्लीट असेस करना ये जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना। बट सम ऑफ द स्टडी माने रिसर्च स्टडी वेर कंडक्टेड बाय द फ्यू ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके रिपोर्ट के बेसिस पे हम कुछ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें द स्टडी conducted by the some non-governmental institutions, such as, कुछ का नाम याद रख लेंगे, जैसे देयर इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, द पब्लिक अफेयर सेंटर्स कर्नाटका गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक अफेयर्स सेंटर कर्नाटका गवर्नमेंट, एक और लिख लेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। इसी तरह से और दो चार जैसे IIPA है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल बाय गुजरात गवर्नमेंट, थर्ड इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल
प्रोडक्टिविटी काउंसिल बाय गुजरात गवर्नमेंट, राइट। एक और इसी तरह लिख लेंगे IIPA, सभी को पता है IIPA का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। IIPA। तो इस तरह से कुछ 3-4 आप नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखेंगे। सो द स्टडी कंडक्टेड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस एंड दे कंक्लूडेड कि जो इंडिया में सिटीजन चार्टर है दे आर सफरिंग फ्रॉम द लिमिटेशंस, और उन्होंने 3 मेजर इसके वीक एरिया लिमिटेशंस की बात हाईलाइट करा। सो व्हाट देयर स्टडी से, द स्टडी कंक्लूडेड that the Citizens Charter in India, is suffering from certain limitations, कुछ limitations की उन्होंने बात करी, है ना। व्हाट आर द लिमिटेशंस, सच एज कौन कौन सा, एक ट्रिक याद रखिएगा, रोम, राइट। एक ट्रिक याद रखिएगा, रोम रेफर्स टू रिचुअलिस्टिक, आउटडेटेड एंड मैनेजर्स चार्टर। द सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया इज व्हाट, सो सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया is characterized through what, ritualistic, number 2 outdated and frozen, and what is number 3, the manager's charter, that is the manager's charter, ठीक है। तो बेसिकली वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दैट इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या है कि अभी बहुत टाइम तो हुआ नहीं है, अराउंड दैट इज 2000 के आसपास हुआ, एंड अराउंड 20-24 ईयर्स के बाद वी आर असेसिंग द इनिशिएटिव्स। सो इट इज नॉट वेरी वाइज दैट वी कम इनटू द स्ट्रेट वे कंक्लूजन। सो वी हैड टेकन द सपोर्ट ऑफ द सम ऑफ द केस स्टडीज बीन कंडक्टेड बाय द फ्यू ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड अबव, कि कुछ NGOs ने स्टडीज़ करा, जैसे पब्लिक अफेयर सेंटर कर्नाटका गवर्नमेंट का, NPC नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल गुजरात गवर्नमेंट का, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उनकी स्टडी बोलती है कि द स्टडी से दैट द सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया इट इज सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, दे मेजरली हाईलाइटेड द 3 इंपॉर्टेंट, रिचुअलिस्टिक, आउटडेटेड एंड फ्रोजन एंड मैनेजर्स चार्टर। रिचुअलिस्टिक का मतलब कि बस खाली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कल से हम लोग को 12 घंटे पढ़ाई करनी है, और हम लोगों ने रूटीन बनाया बढ़िया सा, और एकदम दीवार में चिपका दिया, बगल में बजरंगबली का मंदिर फोटो भी लगा दिया, सरस्वती माँ का फोटो भी लगा दिया, खूब सा एकदम धूपदानी रखा, एकदम सुबह सुबह पूजा करना है 4 बजे एकदम, और दिन भर फोड़ देना है, राइट। और फिर 2-3 घंटा पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, अरे थोड़ा सा घूम लेते हैं यार, दिमाग भारी हो गया, काइंड ऑफ दैट। सो धीरे धीरे क्या होता है, इट बिकम्स ए रिचुअलिस्टिक, मीन्स एक्चुअली वी आर नॉट टेकिंग द जॉब इन लेटर एंड स्पिरिट। खाली लेटर में तो है कि बहुत बढ़िया रूटीन है, बट स्पिरिट में, इंथुजियाज्म में आप काम नहीं कर रहे हैं। तो सेम है सिटीजन्स चार्टर, बहुत बढ़िया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिचुअलिस्टिक है, यू आर नॉट अप्लाइंग इन योर प्रैक्टिस। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हैंड में देखें तो ये बस पैसिव डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ऑर्गेनिज्मिक कैसे बनाएंगे, जब आप अप्लाई करते हैं।
So unless and until you apply the passive document, how could you make it the organismic? So this is the main point. So एक स्टडी बोलता है कि द सिटीजन चार्टर इन इंडिया इट इज रिचुअलिस्टिक. तो रिचुअलिस्टिक में क्या लिखेंगे? द सिटीजन चार्टर इज बेसिकली टेकन अप इन ओनली द लेटर्स एंड नॉट इन द स्पिरिट. लिख लोगे कि इट इज सिटीजन चार्टर इन इंडिया इज ओनली इन लेटर्स, only in letters and not in spirit. not in spirit. not in spirit का मतलब enthusiasm, है ना? जैसे 12 घंटे का रूटीन हमने बनाया लेकिन 12 घंटे पढ़ नहीं रहे, ठीक? सो नॉट इन स्पिरिट. हो सकता है 12 घंटे किताब खोल के बैठे हुए हो बट पढ़ नहीं रहे हो आप, दैट इज नॉट इन स्पिरिट. यू शुड बी बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. सेकेंड लिमिटेशंस की बातें करेंगे. सो इट वॉज आउटडेटेड. आउटडेटेड का मतलब कि उसको फिर से चेंज नहीं किया जा रहा है. जैसा टाइम चेंज होगा देयर शैल बी चेंज, बिकॉज चेंज इज द ओनली अनचेंजिंग रियलिटी. सो नीड्स एंड डिमांड्स टू द सोसाइटी आर गेटिंग चेंजेस, द मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी गेटिंग चेंजेस. तो आपका स्टाइल ऑफ सर्विस डिलीवरी भी चेंज करना पड़ेगा. गवर्नमेंट से गवर्नेंस शिफ्ट हो गया. सो इन दिस वे यू हैव टू ब्रिंग सिस्टमिक चेंजेस. You have to bring modernization into the system. So thereby that citizen charter इंडिया के केस में क्या देखा गया, ये आउटडेटेड, अपडेट नहीं किया जा रहा है, फ्रोजन इन द टाइम. जो एक बार बन गया चल रहा है ना? सो इसको फिर हम लोग फिर से ठीक नहीं किया जा रहा. तो ये सेकेंड पॉइंट है कि इट बिकम्स आउटडेटेड, आउटडेटेड एंड फ्रोजन. एंड थर्ड एस्पेक्ट, it becomes a manager's charter. ये कैसा है? The manager's charter. Manager's charter का मतलब elite class, है ना? That is वो चार्टर को एकदम बढ़िया बढ़िया जार्गन्स में लिखा गया है ना? एबिमो पैकडोर, कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या लिख दिया भाई साहब. गेटिंग माय पॉइंट? तो चार्टर को कोई भी काम को सही लैंग्वेज में करेंगे ना. जैसे मैं संस्कृत में लिख दूँ एकदम बढ़िया सा कि अहम शक्नो में श्रीमान, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या बोले हम. गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको जैसे किसी रूरल एरियाज में है तो आपको वहाँ के लोकल रीजनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तभी लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है. सो द लैंग्वेज शुड बी इंटेलिजिबल, द लैंग्वेज शुड बी कनेक्टिंग. इसको जार्गन्स यूज कर देंगे, ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स यूज कर देंगे, कुछ ऐसे टर्म्स जो बस एलिट क्लास समझ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, मैनेजर्स चार्टर बन के रह जाएगा, है ना? इट सीम्स टू बी फैंसी, इट सीम्स टू बी वेरी दैट यू कैन कॉल विविड, बट एक्चुअली रियलिटी में कोई रेलेवेंस नहीं है ना? तो सेम चीज है कि सिटीजन चार्टर में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिला इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि ये कैसा है ना, ये रिचुअलिस्टिक है, ये कैसा है, ये आउटडेटेड है, ये कैसा है ना, ये एक मैनेजर चार्टर बन के रह गया है. लेकिन होना कैसा चाहिए? दैट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर. नाम क्या है? सिटीजन चार्टर, लेकिन बन क्या गया? मैनेजर्स चार्टर. ठीक है? कैसा चीज होना चाहिए? सर्विस डिलीवरी के लिए होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बन के क्या रह गया? लेटर. स्पिरिट में है ही नहीं. तो ये सारे लिमिटेशंस हमें देखने को मिलता है. किस केस में? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. तो जब ये लिमिटेशंस देखने को मिला तो इसका कुछ वे फॉरवर्ड भी आपको जानना पड़ेगा. सो व्हाट आर द सजेशंस टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर? So you can write now the what are the suggestions. तो यदि आपको लिमिटेशन समझ में आ गया तो सजेशंस भी समझ में आएगा. दैट इज कॉल्ड क्या क्या सजेशंस आपको फॉलो करना चाहिए. तो पहला सजेशंस क्या होगा ना? मल्टी स्टेक होल्डर शुड बी फॉलोड. मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच शुड बी फॉलोड. मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब कि जैसे मान लीजिए इस बोकारो के रूरल एरियाज में कोई सर्विस बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के सहिया, वहाँ का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको बातें करने के बाद जो वहाँ के लोकल डिमांड्स हैं उसके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए. तो इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच से बनना चाहिए. देयर शैल बी पार्टिसिपेटिव अप्रोच. देयर शैल बी पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच.
पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच। आखिर सिटीजन चार्टर किसके लिए ला रहे हैं? द पब्लिक गुडनेस एट लार्ज, पीपल एट लार्ज। तो पीपल एट लार्ज के जो डिमांड्स है उसको बिना समझे ही आप यदि बनाएंगे तो सिटीजन चार्टर कैसा हो जाएगा? थियोरेटिकल, ये लॉप साइडेड हो जाएगा। इट वुड नॉट बी प्रैग्मेटिक नहीं होगा ना। सो देयर बाय ये पहला सजेशन है कि ये कैसा अप्रोच से बनना चाहिए? एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेटिव इंक्लूसिव अप्रोच से बनना चाहिए सिटीजन चार्टर। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड, लैंग्वेज की बातें करेंगे तो क्या ये ब्यूरोक्रेटिक जार्गन लैंग्वेज में होना चाहिए कि कॉमन एंड सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए? सिंपल रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। सिंपल रीजनल, you can call the local dialect, right? इस तरह से होना चाहिए। It should not be in the bureaucratic jargons or technical jargons, है ना? Language should be intelligible। Language कैसा होना चाहिए? It should be simple, it should be intelligible। Intelligible का मतलब समझ में आए जो। क्या ये जार्गन्स में होना चाहिए? जार्गन माने नए नए वर्ड्स, है ना? जैसे मैं बोलता हूँ थायरिस्टर, तो आपको समझ में आया क्या? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स होंगे या फिर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे वही समझेंगे कि थायरिस्टर इज व्हाट? इट इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। लेकिन साधारण लोग जो हिंदी पढ़े हुए उनको क्या समझ में आया? नहीं आया। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड जार्गन्स। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही समझ सकते हैं जार्गन्स, ठीक? तो यदि हम सिटीजन्स चार्टर को जार्गन्स में लिख देंगे तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसको क्या लिखेंगे? दैट इट शुड नॉट बी इन व्हाट? ब्यूरोक्रेटिक जार्गन्स। इट शुड नॉट बी इन ब्यूरोक्रेटिक जार्गन्स, है ना? और टेक्निकल जार्गन्स ऐसे भी लिख सकेंगे। और क्या किया जा सकता है बताओ ना? प्राइमरी फोकस शुड बी गिवन ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। प्राइमरी फोकस शुड बी गिवन, प्राइमरी फोकस शुड बी गिवन किसके एक्सपेक्टेशन? मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशंस की सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन? सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन। द प्राइमरी फोकस शुड बी गिवन ऑन citizens expectations, citizens expectations, है ना? citizens expectations। और क्या किया जा सकता है बताओ? हमने लैंग्वेज की बातें करी, क्या लिमिटेशंस था? रिचुअलिस्टिक। तो ये रिचुअलिस्टिक होना चाहिए कि लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी कैसा? ऑर्गेनिज्मिक। इट शुड बी ऑर्गेनिज्मिक। ऑर्गेनिज्मिक का क्या मतलब होगा? कि आउटडेटेड नहीं हो, टाइम के साथ फ्रोजन नहीं, कि एक बार बन गया तो बन गया, है ना? सो इट शुड बी इन ऑर्गेनिज्मिक। और क्या किया जा सकता है बताओ? कि दैट अवेयरनेस जनरेशन, है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस जनरेशन। देखो, एनी ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी सक्सेसफुल व्हेन द प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम या प्रोग्राम ये लोगों के बारे में जानकारी हो, द पीपल शुड अंडरस्टैंड उनके बारे में। जैसे कि हम लोग बात करते कंज्यूमर राइट्स एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? लाइक देयर इज कॉल्ड जागो ग्राहक जागो, इस तरह के कैची लाइन से इसको फेमस किया गया, है ना? इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लेस सक्सेसफुल हुआ। इसका एक रीजन क्या है? द पीपल वर नॉट वेरी अवेयर अबाउट द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक? तो सिटीजन चार्टर में भी वही चीज है कि इट इज द इनिशिएटिव टू इंक्रीज द सर्विस डिलीवरी, बट पीपल डू नॉट नो कि क्या सर्विस मिलेगा, वो इंस्टीट्यूशन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। और चूंकि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस बोथ इन द पीपल एंड ऑल्सो इन द ऑफिशियल्स, सही तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? दैट
अवेयरनेस जनरेशन शुड बी देयर। तो यहाँ पर एक कोट करेंगे, देयर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज कॉल्ड एनजीओ दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट इंडिया, द कैटलिस्ट इंडिया इन द केस ऑफ तमिलनाडु। सो कैटलिस्ट इंडिया ने स्टडी करा तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में एंड से कि दैट ये जो अवेयरनेस कैंपेन बहुत ही जरूरी है जस्ट टू मेक द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव सक्सेसफुल, राइट। तो कैटलिस्ट इंडिया किसके कॉन्टेक्स्ट में है? तमिलनाडु। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम पीजीआर सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथेंड, should be strengthened, it should be strengthened। आए कुछ समझ में कि पब्लिक ग्रीवांस इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द अडैप्टिव ई गवर्नेंस टूल शुड बी एम्प्लॉयड, राइट। सो इस तरह से आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि दैट हाउ यू कैन मेक योर सिटीजन चार्टर मोर एंड मोर इफेक्टिव। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे आप ठीक कर सकते हैं? थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड ऑल्सो थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शंस। सो देयर इज ए लास्ट पॉइंट कि दैट पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? थ्रू बोथ द एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज वेल एज थ्रू द लेजिस्लेटिव एक्शंस, है ना। तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस और लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों ही ठीक किया जा सकता है। तो एक क्या हो सकता है? एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। और जब हम लोग लेजिस्लेटिव एक्शंस की बातें करेंगे, लेजिस्लेटिव एक्शन, तो यहाँ पर एक एक्ट है जिसको बोलेंगे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, पब्लिक सर्विस एक्ट। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट मीन्स RTPS एक्ट। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। नाउ द राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो है, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस विद द RTI एक्ट एंड द सिटीजन चार्टर एक्ट, उसके ग्रे एरिया को ठीक करने के लिए RTPS एक्ट लाया गया, ठीक। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट क्या था कि दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस, द shortfalls of the Citizens Charter or RTI Act, shortfall of Citizens Charter or RTI Act was breached through RTPS Act, through RTPS Act, है ना। तो ये था सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन्स चार्टर समझ में आया? व्हाट इज द सिटीजन्स चार्टर? द सिटीजन चार्टर इज ऑल अबाउट टू इंक्रीज व्हाट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। नाउ सिटीजन्स चार्टर हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन विच इट इज बेस्ड, जैसे कि लेट्रिक्स क्या बताया, TCS एंड द PCS। उसके बाद वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका प्रेमाइस है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या चीज़ें देखी हमने, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर इवेलुएट किए इसको कि दैट व्हाट आर द एरियाज अंडर विच इट इज इवेलुएटेड। तो हमने क्या देखा कि फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कंडक्टेड स्टडीज़, कुछ का नाम याद रखेंगे, एंड स्टडीज विल कंक्लूडेड कि द सिटीजन चार्टर इन द केस ऑफ इंडिया इट इज कैरेक्टराइज थ्रू सर्टेन लिमिटेशंस लाइक रिचुअलिस्टिक, आउटडेटेड एंड द मैनेजर्स चार्टर। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ देखा कि व्हाट शुड बी डन। तो सजेशंस पार्ट में क्या देखा कि ये कंसेंसस ओरिएंटेड पार्टिसिपेशन से इट शुड बी द पीपल्स चार्टर, दैट इज सिटीजन्स चार्टर, और दैट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें सिटीजन्स चार्टर को और इफेक्टिव बनाएगा। इसमें से राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट इट इज़ द लेजिस्लेटिव बैकअप। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि दैट व्हाट इज़ राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, जो आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, और राइट बेस्ड गवर्नेंस अप्रोच, उसमें बहुत सारे एक्ट्स जिसमें RTI एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये सब बातें करेंगे। सो ऑल दीज वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे हेड। जय हिंद, जोहार।